एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चीज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस, प्रीवियस पार्ट में मतलब लास्ट में ना मैंने ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था। मतलब वहाँ पे ना एक क्लिप गायब हो गया था। आई थिंक एडिट करने के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, वो क्लिप एकदम फ्लिप होकर मतलब कट हो गया था और वहाँ पे एंड हो गया था स्टोरी। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे जब मॉर्निंग को पता चला तो मैंने ध्यान से देखा और अब मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो मिस्टेक अब मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पे आधे से क्लिप कट हो गया और मैंने एडिटिंग टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। आई एम सो सॉरी अगेन। तो चलिए हम लोग वो पार्ट को यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था, वांगजी और लैनान जो अभी आमने सामने खड़े थे, वो भी येन आयरन के। येन आयरन जो अब एकदम पूरी तरीके से लैन चिरेन का बॉडी कब्जा कर लिया था, या फिर कह लो कि उसकी हेट, उसकी नफरत, उसकी जो सारी मतलब गुस्सा था बरसों से, वो सारे गुस्से को येन आयरन को ताकत दे रहा था अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए। बेसिकली लैन मतलब उन्हें सबसे पहले ये चीज़ पता चला था, मतलब उन्हें डाउट हो गया था कि लैन चिरेन की ये नफरत ही येन आयरन का ताकत बन जाएगा, और यही हुआ था। फ्लैशबैक में हमने ये भी देखा कि लैन ने कई बार लैन चिरेन को समझाने की कोशिश किया था, लेकिन लैन चिरेन ने अपना नफरत ही चुना था और उन्होंने नफरत को एक कायम रखना चूज़ किया था। एंड जैसा कि मतलब लैन को पता था कि ये चीज़ अब येन आयरन के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल होने वाला था, वही हुआ था। येन आयरन ने लैन चिरेन को काबू कर लिया था। अब लैन चिरेन का बॉडी येन आयरन का हो चुका था। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ था। उसके बाद उसे याद आया था कि विंग ने क्या कहा था कि येन आयरन चाहे तो किसी और बॉडी को अपने कब्जे में ले सकता है, बट उस बॉडी के अंदर येन आयरन की ताकत को झेलने का वो पावर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वो बॉडी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, उसकी बॉडी खत्म हो जाएगा। और ये समझते ही ना वांगजी समझ गया था कि लैन चिरेन अपनी नफरत के चलते उसे अपने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया था, अपने बॉडी को कब्जा करने की परमिशन दे दिया था, और जो करना ठीक नहीं था लैन चिरेन के लिए, जो शायद अब लैन चिरेन समझने वाले थे। वेल, यहाँ पे लैन और वांगजी जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कह लो कि ये मतलब जो येन आयरन था उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे येन आयरन ने फुल फोर्स के साथ उनके ऊपर वार करने के लिए एक बहुत ही ताकत पर एक डार्क एनर्जी का गोला तैयार किया था उन लोगों के ऊपर वार करने के लिए, क्योंकि दोनों ही वार जो उन्होंने पहले किया था वो वार को मतलब लैन ने रोक दिया था। तो अब उन्होंने एक पूरी फोर्स के साथ फुल पावर एक साथ इकट्ठा करके एक गोला तैयार किया था, जिसे उन्होंने एकदम लैन और विंग वांगजी की तरफ थ्रो कर दिया था। जहाँ पे ये देखकर लैन ने ऑलरेडी अपना जो बैरियर था उसे एकदम मतलब बना के रख दिया था उनके और वांगजी के ऊपर, लेकिन उन्हें भी शायद पता था कि वो वार उनके ऊपर लगने वाला है और ये बैरियर ज़्यादा देर तक मतलब उस पावर को रोक नहीं पाएगा, डार्क एनर्जी को रोक नहीं पाएगा, वो टूट ज़रूर जाएगा। यही सोचकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, और ऊपर से जो मतलब येन आयरन था उसने ऑलरेडी अटैक कर दिया था। एंड इससे पहले कि जो लैन कुछ कह पाती या फिर कुछ सोच पाती कि तभी एक वॉइस आया था जिसने चीख कर कहा था, कभी नहीं, मैं अपने परिवार और अपने हस्बैंड को कुछ नहीं होने दूंगा येन आयरन। ये कहकर उस गोले के बीच में आके मतलब उस गोले के एकदम सामने आते हुए एक ब्लैक रोब पहना हुआ इंसान, जिसके हाथ में एक तलवार था जो एकदम दो कलर में चमक रहा था। पहला वो था ब्लू और सेकेंड वो था ब्लैक। दो ही कलर में चमकता हुआ वो तलवार एक ही साथ में उस बड़े से गोले को काट कर एकदम खत्म कर दिया था। वो गोला खत्म होते ही ना एक तेज फोर्स सबको महसूस होता है, जिस वजह से जो हवा थी वो बहुत तेजी से चलने लगा था और वहाँ पे ना एकदम स्मोक ही स्मोक हो गया था। मतलब वो ब्लैक रोब पहना इंसान एकदम पूरी तरीके से स्मोक में ढक चुका था। जहाँ पे जो वांगजी ये आवाज़ सुनकर ही ना वो जो गुचिन बजा रहा था उसका हाथ अपने गुचिन में वहीं पे रुक गया था और वो अपने आंखों को ओपन कर लिया था। ओपन करते ही उसकी नज़र भी उसी डायरेक्शन में चला गया था जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आई थी। वो ये आवाज़ पहचान गया था। वो पहचानते ही ना वो उसी डायरेक्शन पे देखने लगा। उसके मुंह से निकल गया, विंग। ये ये विंग की आवाज़ है। हाँ, वो विंग था जो अब धुएं हटने के बाद उसे देखा जा सकता था। जहाँ पे जो विंग था, विंग पूरी तरीके से ब्लैक रूप में था, पूरी तरीके से ब्लैक एंड रेड कलर के रूप में वो एकदम वहीं पे हवा में उड़ रहा था, अपने हाथ में तलवार लिए हुए और बहुत ही गुस्से में येन आयरन की तरफ, यानी कि जो लैन चिरेन की तरफ देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और साथ ही साथ उसकी आइज़ जो पूरी तरीके से ब्लडी रेड कलर में चमक रहा था, वो बहुत ही गुस्से में एकदम येन आयरन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी येन आयरन। तुमने बहुत कुछ किया है, तुमने मेरे परिवार को मार दिया है, मेरे फैमिली को, मेरे हस्बैंड को तुमने चोट पहुंचाया है, उसका सज़ा तुम्हें मिलेगा येन आयरन। ये कहकर वो बहुत ही स्पीडली एकदम येन आयरन के पास आ गया था, इतनी स्पीडली कि येन आयरन खुद ही उसे देख नहीं पाया था कि वो कब उसके सामने आ गया था। जहाँ पे जो मतलब वांगजी विंग को देखता है। विंग जो आज पूरी तरीके से एकदम अलग था, बहुत अलग। ये उसका ही विंग था, बट आज बहुत ज़्यादा डेविल लग रहा था। उसकी फेस जो हमेशा इनोसेंट रहता था, आज वो पूरी तरीके से डेविल था, पूरी तरीके से डेविल। वो फेस इनोसेंट नहीं रहा था, वो और भी ज़्यादा डार्क हो चुका था, पूरी तरीके से डार्क। जहाँ पे वो मतलब विंग डार्कली एकदम उस सामने वाले इंसान यानी कि जो लैन चिरेन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाहो किसी भी बॉडी को अपना मोहरा क्यों ना बना लो, तुम आज मेरे हाथों मरोगे। ये कहकर वो जो तलवार अपने हाथ में लिया हुआ था उसे
लैन चेरेन के ऊपर हमला करता है। ये इतनी जल्दी था कि लैन चेरेन या फिर यन आयरन दोनों ही समझ नहीं पाए थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। उस वार की वजह से लैन चेरेन के मुंह से चीख निकल गई थी, या फिर कह लो कि यन आयरन के मुंह से चीख निकल गई थी। वो तुरंत ही ना एकदम विंग से बहुत दूर हट गया था, क्योंकि उस तलवार की वार से लैन चेरेन और यन आयरन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। विंग ने उस तलवार से लैन चेरेन के स्टमक पे अटैक किया था, और वो तलवार उसकी ऑलमोस्ट स्टमक के एकदम जिस जगह पे यन आयरन था उस जगह पे ही लगने वाला था। लेकिन उससे पहले ही लैन चेरेन या फिर यन आयरन उससे दूर हट गया था। वो दूर हटते ही अपने स्टमक पे हाथ रखता है, जिस जगह पे यन आयरन खुद था वो उस पे हाथ रखते हुए अपने हाथ में वो खून देखता है, और वो देखते हुए एकदम विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओह हीलिंग पैट्रियार्क, हाँ आखिर तुम आ ही गए हो मुझे मारने के लिए। ये कहकर वो हंसता है और वो कहता है, ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा वी वुशियान हीलिंग पैट्रियार्क। ये कहकर वो हंसते हुए अपने तलवार को लेता है, मतलब जो लैन चिरन था, लैन चिरन का तलवार लेता है और उसमें अपनी डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से देते हुए, मतलब पूरी फुल एनर्जी देते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ, देखते हैं कौन जीता है आज, नहीं तो इस पार या फिर उस पार एंड होगा, और यहाँ पे किसी एक की तो मौत होगी और वो मौत तुम्हारा होगा हीलिंग पैट्रियार्क। ये कहकर वो अपने तलवार को टाइटली पकड़ लिया और वो हवा में उड़ गया, और ठीक विंग भी ठीक हवा में उड़ गया था। अब वो दोनों हवा में फाइट कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे अपने तलवार से। लैन चिरन अपनी पूरी फोर्स यूज़ कर रहा था और विंग ऑफ कोर्स अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था। यहाँ पे उसकी डार्क और उसकी प्योर दोनों एनर्जी थी उस तलवार में। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी जो ऑलरेडी घायल था, वो अपनी गुचिन को एकदम अपने अंदर ले लिया था, और वो वहाँ पे खड़े होकर विंग को और अपने अंकल को देख रहा था लड़ते हुए। हालांकि वो उसका अब अंकल नहीं रहा है, वो एक हैवान बन चुका है। उसकी माइंड, उसकी सारी चीज़ों पे, उसकी बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल अब यन आयरन का हो चुका है। तो अब यन आयरन और वांगजी विंग की लड़ाई देख रहा था। यहाँ पे जो बासन सैंडन था, बासन सैंडन और जो मैडम लैन थी वो भी वहाँ पे आ गई थी, और वहाँ पे आते ही वो एकदम लैन ई के सामने आके खड़ी हो गई थी। लैन ई उन दोनों की तरफ देखता है, जहाँ पे बासन सैंडन अपने सिर को सिर्फ नोट करता है। ये देखकर जो लैन ई था, लैन ई भी एक राहत की सांस लेते हुए अब देखने लगी थी विंग एंड लैन चिरन की लड़ाई को। ये लड़ाई ना बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो रहा था, इतनी डेंजरस कि ये लड़ाई पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड देख रही थी, क्योंकि वो दोनों ही हवा में उड़कर लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो वार का मैदान में जो सारे लोग लड़ रहे थे, ऑफकोर्स ऑलरेडी जो मतलब लैन आन का जो सैनिक था वो सारे ही कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत आसानी से वो लोग हार चुके थे, वो लोग कमज़ोर हो गए थे। एंड यहाँ पे सारे कल्टिवेटर्स ने और साथ ही साथ उनके सैनिकों ने मिलकर उन सारे सैनिक, मतलब लैन आन की सारे आर्मियों को ख़त्म कर दिया था। एंड अब वो लोग वो रोशनी देख रहे थे, जिस रोशनी आ रहा था, मतलब उस तलवार से आ रहा था, डार्क एंड ब्लू लाइट का जो रोशनी था वो सबकी तरफ बढ़ रहा था। एंड सबकी नज़र उस जगह पे चला गया था हवा में, जहाँ पे दो लोग लड़ रहे थे, और ये सब कुछ कल्टिवेशन वर्ल्ड के बहुत सारे लोग ही देख रहे थे। एंड वो लोग बस ये देखकर हैरान हो रहे थे। यहाँ पे अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे जो हीलिंग पैट्रियार्क था, हीलिंग पैट्रियार्क अपनी वही तलवार से लैन चिरन की तलवार पे बहुत फोर्सफुली अटैक कर रहा था, और वो फोर्स की वजह से लैन चिरन यानी कि यन आयरन वो बहुत ही पीछे धकेल रहा था। देखकर लैन चिरन और भी ज़्यादा अपनी पूरी फुल फोर्स के साथ अपने तलवार के साथ उस तलवार पे अटैक करता है। लेकिन हैरान की बात तो ये था कि लैन चिरन की वो फोर्सफुल अटैक उस तलवार के सामने एकदम फीका पड़ गया था। उल्टा वो पीछे ढकेल गया था उस तलवार की फोर्स की वजह से। वो उस तलवार पे तो वार किया था, लेकिन उस तलवार पे एक खरोच तक नहीं आया था, और ना ही विंग के ऊपर कोई खरोच आया था। उल्टा लैन चिरन ही एकदम बहुत पीछे चले गए थे। वो अपने आप को संभाल लिया था, और वो लगातार उसी तलवार पे बार बार अपने तलवार से अटैक करता है और हीलिंग पैट्रियार्क को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें ही ना नाकाम जा रही थी। हीलिंग पैट्रियार्क वहाँ से टस से मस नहीं हुआ था, लेकिन लैन चिरन बार बार पीछे चले जा रहे थे उस तलवार के फोर्स से। ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी जो वहाँ पे मतलब लैन ई, बासन सैंडन और मैडम लैन के सामने खड़ी थी, वो कहता है, वो तलवार, क्या विंग इस तलवार को लेने के लिए यांग पर्वत पे गया था? ये उसने कहा ही था कि तभी बासन सैंडन जो उसकी बात को सुन गया था, वो कहता है, हाँ हम लोग इस तलवार को लेने के लिए ही गए थे। ये सुनकर वांगजी बासन सैंडन की तरफ देखता है। बासन सैंडन जो वांगजी के सामने आके खड़ी हो गई थी, और वो उसकी चोट की तरफ देखती है। उसकी चोट की तरफ देखते ही वो कहता है, तुम्हें बहुत गहरा चोट लगा है। ये कहकर वो मतलब वांगजी के जो स्टमक था वहाँ पे अपना हाथ लेके जाती है, कि तभी वांगजी थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहते, मैं ठीक हूँ। ये देखकर जो बासन सैंडन था, बासन सैंडन वांगजी की तरफ देखती है, और वो कहती है, चोट बहुत गहरा है, अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारे वहाँ पे और भी ज़्यादा खून बहेगा, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ती है, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपने सिर को नोट कर दिया था, उसने कुछ नहीं कहा। जहाँ पे जो बासु सैना थी उसे लेकर एक पेड़ के सामने आ गई और वो उसे वहाँ पे बिठा दिया। वांगजी भी बैठ गया था, उसके स्टमक में उसे पेन हो रहा था, जहाँ पे बासु सैंडन धीरे धीरे उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए कहते हैं, हम लोगों ने बहुत पहले से ही इस ये नारियल को ख़त्म करने का एक रास्ता ढूंढ के रखा था। ये नारियल को ख़त्म हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो यंग दाओशी थे उन्होंने बता के गए थे कि उनको ख़त्म करने के लिए विंग की ज़रूरत था, यानी कि हीलिंग पैट्रियार्क के जन्म के साथ साथ उसे जो कर्स मिला है उस वजह से उसकी एनर्जी तो उसके अंदर रह गई थी, लेकिन उसके सोलमेट से मिलने के बाद उसकी एनर्जी उसे वापस मिलेगी, वो कर्स ब्रेक होगा। और तुम दोनों के मिलन के बाद ही वो ब्रेक हुआ था, और वो ब्रेक होने के बाद तुम्हारी और उसकी एनर्जी को मिलकर बनता है यिन एंड यांग, जो महाशक्ति कहा जाता है। महाशक्ति को बनाने के बाद उसे एक चीज़ में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, एक
ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जो यिन एंड यांग यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जो महाशक्ति बनता है उसे बर्दाश्त कर पाए, उसे कैरी कर पाए। और ये चीज़ हमें पहले से ही पता था कि यिन एंड यांग से ही यिन मेटल को ख़त्म किया जा सकता था। तो इसीलिए हमने शुरुआत से ही, जब से हमने तुम्हें और हीलिंग पैट्रिया को ढूंढना शुरू किया, तब से ही हम लोगों ने इस तलवार को बनाना शुरू कर दिया था। हमने कई तरह के मेटल को इस्तेमाल किया था इस तलवार को बनाने के लिए, लेकिन हर मेटल नाकाम गया था क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो यंग एंड यिंग की महाशक्ति को सह सके। इसीलिए हमारे दिमाग में अचानक ही एक बात आया था, जो यन दाओशी ने कहा था कि उन्होंने एक मेटल की खोज की थी जो पूरी तरीके से डार्क एनर्जी को बर्दाश्त कर सकता था। वो उन्होंने यंग मेटल का नाम दिया था, जो अभी जो यन आयरन था, यन आयरन कैरी कर रहा था। उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो डार्क एनर्जी को कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब उसके अंदर ये पावर भी होगा कि वो प्योर एनर्जी को भी कैरी कर सकता है। कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है तो यन आयरन को यन आयरन ही काट सकता है। तो ये दिमाग में आते ही हम दोनों ने मिलकर उस यन आयरन के मेटल की तरह ही एक और मेटल को तैयार करने लगा, जो हम लोगों ने एकदम तलवार का शेप दिया। तलवार के शेप के साथ साथ हम लोग उसमें प्योर एनर्जी डालने लगे। हमें पता था कि हम प्योर एनर्जी इतना नहीं कैरी कर सकते हैं जो ये तलवार कैरी कर सकता है। इसीलिए जो कल्टिवेटर्स की मौत होती थी, वो कल्टिवेटर्स की मौत के बाद उनकी जो प्योर एनर्जी थी, वो प्योर एनर्जी धीरे धीरे करके इस तलवार में हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमको खुद ही इस तलवार को एब्जॉर्ब करवाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। हमें पता था कि ये एनर्जी, ये तलवार जैसे प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी तरह वो नॉर्मल इंसान की जो प्योर एनर्जी था उसे भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोगों ने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था, जो बैरियर उस माउंटेन के आसपास था। पूरी तरीके से उसे कोई तोड़ नहीं सकता था, और खुद तुम भी नहीं तोड़ सकते थे। मुझे पता था, या फिर हम दोनों को ही पता था कि तुम वहाँ पे ज़रूर जाओगे। ये एक तरफ से हमारे लिए और उस तलवार के लिए एक टेस्ट था कि वो तुम्हें हमला करता है या नहीं। हमें पता था कि तुम्हारी एनर्जी और विंग की एनर्जी मिलकर ही महाशक्ति बनेगा। तो तुम्हारी जो प्योर एनर्जी है, उस प्योर एनर्जी को पहचानने के बाद क्या वो तलवार तुम पर हमला करेगा या नहीं, हम देखना चाहते थे। और जो चीज़ हमने देखा उस पर हमें यकीन हो गया कि हाँ, तुम दोनों की साथ मिली हुई वो ताकत यानी कि यिंग एंड यांग से ही वो महाशक्ति बनेगा। उस तलवार ने तुम्हारी एनर्जी को पहचान गया था, तुम्हारी वो प्योर एनर्जी को पहचान गया था। इसीलिए उस टाइम को जब तुम वहाँ पे गए थे, तो उस बैरियर के अंदर जो तलवार था, एक तरफ से कह सकते हो यन तलवार, जो डार्क और प्योर एनर्जी से बनने वाला था, वो पहचान गया था। इसीलिए उस टाइम उसने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया था। ये कहकर जो बासन सेना थी, बासन सेना उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, जब तुम दोनों के मिलन हुआ उसके बाद जो महाशक्ति विंग के अंदर था, उसे अब हमें उस तलवार में ट्रांसफ़र करना था। वो महाशक्ति, वो महा ऊर्जा जो उस तलवार को प्योर और डार्क दोनों करने वाली थी। हम लोगों ने उस तलवार को वहाँ से लेने के बाद हम लोगों ने उसे लेकर डायरेक्ट हीलिंग पर्वत पे गए थे। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी बासन सेना की तरफ देखते हुए कहता है, हीलिंग पर्वत? आप लोग हीलिंग में गए थे? ये सुनकर जो बासन सेना था वो अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ, हीलिंग पर्वत। तुम्हें याद है तुम एक बार दफन रैली गए थे? उस टाइम को दफन रैली के गुफा में जो धमाका हुआ था वो बस उस दफन रैली में हुआ था। इसके आसपास कुछ नहीं हुआ था, दवाई नहीं हुआ था। हमें पता था जो प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही दवाई होने वाला है और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसलिए हम लोग एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पे सिर्फ हम तीनों ही हो पाए। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, और हम लोगों ने हीलिंग माउंटेन को ही चुना। हीलिंग माउंटेन जो सबसे अलग था और वहाँ पे ये प्रोसेस करना आसान होता, तो हम तीनों वहाँ पे चले गए थे। वहाँ पे जाने के बाद हम तीनों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे विंग को उस तलवार को अपने सामने रखते हुए उसको अपनी एनर्जी को खींचने देना होता, उसे अपनी डार्क एनर्जी और साथ ही साथ अपने अंदर जो तुम्हारी एनर्जी था उसे खींचने देना था। वो जो तलवार था वो प्योर एनर्जी को सक कर रहा था, साथ ही साथ वो विंग की डार्क एनर्जी को भी सक करने वाला था। इसमें विंग को बहुत पेन होता, उसे झेलना पड़ता वो पेन। उसे पता था कि इसमें उसकी बहुत ज़्यादा रिस्क थी उसकी बॉडी की, और साथ ही साथ ये कहकर वो शांत हो गई। उसके बाद वो इस बात को छोड़कर वो कहती है, हमने बहुत मुश्किल से वो प्रोसेस को किया था। उसके जो तलवार था वो तलवार धीरे धीरे उसके अंदर से डार्क एनर्जी और साथ ही साथ प्योर एनर्जी वो पूरी ही एकदम उस तलवार ने खींच लिया और वो तलवार महा तलवार बन गया। वो होने के बाद ही हम निकल चुके थे यन आयरन को ढूंढने के लिए, पर हमें यन आयरन नहीं मिल रहा था क्योंकि फुल मून नाइट था। तो उसी के हिसाब से येन सोल को अपने बॉडी को क्लेम करने के लिए आना चाहिए था, यानी कि विंग को, बट वो नहीं आ रहा था। हम लोग ढूंढ रहे थे उसे पर वो मिल नहीं रहा था। और उसके बाद अचानक ही मुझे लैन ई का बटरफ्लाई मैसेज मिला और वहाँ से मुझे पता चला कि येन आर्यन ने अपना काम कर दिया है। हम दोनों को पहले से ही पता था कि जो लैन चिरन था, लैन चिरन की ये नफरत उसकी और जो येन आयरन था उसका ताकत बन पाएगा, और वही हुआ। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, और तभी हम तुरंत ही वहाँ पे आ गए। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, उसके हाथ में जो तलवार है वो महा तलवार बन चुका है। अब वो तलवार येन आयरन को ख़त्म करने की पूरी ताकत रखता है, और इस वजह से ही जो लैन चिरन था, लैन चिरन अब उससे टक्कर नहीं दे पा रहा है। ये कहकर वो लैन चिरन और वांगजी विंग की तरफ देखने लगा।
जहाँ पे वांग जी भी विंग की तरफ देखता है। दूसरी तरफ हम लोग विंग एंड लैन चिरेन की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन चिरेन जो लगातार विंग के ऊपर हमला किया था, वो एक भी खरोच तक विंग को नहीं ला पाया था और ना ही उस तलवार को, जहाँ पे वो बार बार पीछे ढकेल जा रहा था, वो बार बार दूर जा रहा था और लैन चिरेन बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। जहाँ पे यन आयरन समझ पा रहा था कि जो लैन चिरेन का बॉडी था वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, वो इस बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना ही इस बॉडी से वो अपनी पूरी फुल पावर इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पे ये समझते ही जो यन आयरन था, यन आयरन गुस्से में एकदम हीलिंग पैट्रिया की तरफ देखता है। उसकी नज़र ना एकदम उस तलवार की तरफ देख रहा था, जो तलवार पूरी तरीके से ब्लैक एंड ब्लू कलर में चमक रहा था, दो कलर में, एकदम जैसे कि दो हिस्सों में तलवार को डिवाइड करके दो कलर में बदला गया है, जो एक ही तलवार था। जहाँ पे जो लैन चिरेन था, लैन चिरेन उस तलवार को घूर के देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से में वांग जी आई मीन विंग की तरफ देखते हैं और वो कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, तुमने क्या सोच लिया था हाँ, कि तुम ये तलवार लाके मुझे खत्म कर दोगे? इतनी आसान है हीलिंग पैट्रियार्क कि यन आयरन को तुम खत्म करो? तुम्हारी औकात पे ही ये नहीं है, तुम मुझे खत्म कभी नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो हंसता है और वो कहता है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। ये कहकर वो अपनी चारों तरफ एक बहुत ही ताकतवर जो ब्लैक गोला था वो तैयार करता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा। वो अपनी पूरी फुल एनर्जी के साथ हीलिंग पैट्रिया के साथ सामना करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पूरी डार्क एनर्जी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा सा अपने आसपास गोला तैयार किया था। उस गोले को तैयार करने के बाद वो एकदम अपनी तरफ एकदम बैरियर की तरह क्रिएट कर लिया था। वो उसे बैरियर की तरह क्रिएट करते हुए अपनी तलवार को देखता है और वो अपने तलवार पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ लगाया था और वो हीलिंग पैट्रिया की तरफ देखते हुए कहता है, अब देखो मेरा ये फोर्सफुल वार और तुम अब मौत के घाट उतरोगे। ये कहकर वो पूरी फोर्स के साथ एकदम विंग की तरफ बढ़ने लगा था। विंग जो वहीं पे खड़ा हुआ था, वो उस तलवार को लेकर 1 इंच तक हिला नहीं था, वो अभी भी हवा में उड़ रहा था और अपने वही डार्क एंड रेड आइज से बस हीलिंग आई मीन जो लैन चिरेन था, लैन चिरेन की तरफ देख रहा था। लैन चिरेन जो कर रहा था वो करने दे रहा था। ये देखकर लैन चिरेन भी स्मिक करते हुए कहता है, बेवकूफ़ बच्चे कहीं के, मुझे वो मुझे हराएगा, वो मुझे हरा कभी नहीं सकता है। ये कहकर वो फुल स्पीड में एकदम विंग की तरफ बनने लगा था। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, बैकग्राउंड में जो भी बच्चों का नॉइज आ रहा है ना उसे इग्नोर कर दो। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करो। ओके, बैक टू द स्टोरी। जहाँ पे जो लैन चिरेन था, लैन चिरेन अपनी तलवार को एकदम आगे कर दिया था, मतलब एकदम वो तैयार था विंग के जस्ट के आर पार उस तलवार को करने के लिए। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो ये नहीं सोचा था कि वो अपनी ही बॉडी को खत्म करने का सोच रहा था, क्योंकि वो पागल जैसा हो गया था विंग को ना हरा पाने की वजह से। ऊपर से वो इतनी फोर्स यूज़ किया था, इतनी बार उसे हमला किया था, लेकिन उसने उसका एक बाल तक भी बाका नहीं कर पाया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में बस विंग की तरफ बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से, जहाँ पे विंग वहीं पे खड़ा हुआ था और वो वहीं पे खड़े होते हुए एक स्मिक कर रहा था। उसने अपने तलवार को आगे करके रख दिया था। उसे पता है कि उसे आगे क्या करना पड़ेगा। जहाँ पे जो लैन चिरेन था, लैन चिरेन गुस्से में एकदम विंग के बहुत करीब आते हुए उसके स्टमक पे एक फोर्सफुल वार करता है, जिस वजह से वांग जी चीख कर कहता है, विंग। एंड ये कहकर जो वांग जी था, वांग जी तुरंत ही ना एकदम उस पेड़ से उठ गया था, जहाँ पे जो बासुसरन थे, बासुसरन भी खड़ी हो गई थी और वो भी वहाँ पे देख रही थी। जहाँ पे उस फोर्सफुल अटैक की वजह से वहाँ पे ना एक विस्फोट हुआ था एंड उस विस्फोट में ना वहाँ पे एकदम पूरी तरीके से धुआं भर चुका था, ब्लैक स्मोक भर चुका था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी एक भी पल ना दे करके वो अपने तलवार को समन करता है और वो अपने बीचन को पकड़ के बस उड़ के जाने ही वाला था कि तभी जो लैन ई था, लैन ई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी लैन ई की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन ई कहता है, शांत रहो, मत जाओ वहाँ। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है, पर मेरा होगा। जहाँ पे लैन ई कहता है, शांत हो जाओ, देखो क्या हो रहा है। ये कहकर वो आसमान में देखने लगी थी, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी आसमान में देखता है, जहाँ पे जो धुआं था वो धीरे धीरे हटने लगा था और वो हटते ही ना एकदम वहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जो अभी वहीं पे एकदम उसी जगह पे खड़ा हुआ था जिस जगह पे वो पहले खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो मतलब लैन चिरेन था वो नहीं था। ये देखकर वांग जी इधर उधर देखने लगा था, लैन चिरेन वो कहाँ गया। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी देखता है कि लैन चिरेन जो अभी नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था एंड अब विंग के सामने लैन चिरेन का बॉडी नहीं, यन आयरन था, जो अब एक सोल के आकार में था। मतलब यहाँ पे हुआ यूँ था कि लैन चिरेन ने, जिसने अपनी फुल फोर्स के साथ अपनी डार्क एनर्जी को अपनी शील्ड बनाकर एकदम विंग के ऊपर हमला किया था, तब वांग आई मीन विंग वहीं पे खड़ा हुआ था। उसने सिर्फ अपने तलवार को सामने रखा था और उसके सामने जो तलवार था वो खुद ही एक शील्ड का काम करता था। तो यहाँ पे जब उसने उस तलवार से विंग के ऊपर वार किया था तो वो शील्ड उसे रोककर वहीं पर एकदम जोर से धक्का दे दिया था और उसी धक्के के साथ ही विंग ने अपने तलवार को लैन चिरेन की एकदम स्टमक के बीच में, जिस जगह पे गोल्डन कोर या फिर अब जो यन सोल था, यन आयरन था, उस जगह पे वार करता है। और उसके वहाँ पे वार करते ही जो यन सोल था, यन सोल उस तलवार की टच को अपनी बॉडी पे महसूस करते ही उसे एक बहुत फोर्सफुल झटका मिला था, जो पेन उसके लिए अनबियरेबल था और उस वजह से उसने लैन चिरेन का जो बॉडी था उसे तुरंत ही छोड़ दिया था एंड वो छोटे ही एकदम हवा में उड़ गया था और लैन चिरेन का बॉडी सीधा डायरेक्ट जाकर जमीन पर गिर गया था। जहाँ पे उसकी बॉडी यानी कि लैन चिरेन की बॉडी जमीन पर गिरते हुए देखकर वांग जी जो अपने मतलब जो अंकल था उसकी तरफ देखता है। उसके अंकल जो जमीन पे लेटा हुआ था और खास रहा था बहुत ही बुरी तरीके से, उनकी बॉडी पे जगह जगह पे बहुत ज़्यादा कट थे और वो बहुत बुरी हालत में थे। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी देखता है कि विंग ने मतलब लैन चिरेन को नहीं मारा था, उसने सिर्फ यन आयरन को
लैन चेरन की बॉडी से बाहर निकाला था। इसका मतलब विंग येन आयरन को लैन चेरन की बॉडी से बाहर निकालना चाहता था ताकि वो उसे खत्म कर पाए पूरी तरीके से। ये समझते ही जो वांग जी था, वांग जी के फेस में स्माइल आ गया था। वो अपनी ओमेगा की तरफ देखता है। उसका ओमेगा चाहता तो वो लैन चेरन को मार सकता था, क्योंकि लैन चेरन ने जो किया था वो बहुत गलत किया था। अपनों को ही हर्ट करके, अपनों को ही मार के बहुत गलत किया था। तो विंग चाहता तो वो मार सकता था, येन आयरन को खत्म वो कर सकता था, वो भी लैन चेरन के बॉडी में रहते हुए भी। लेकिन विंग ने ऐसा नहीं किया था। शुरुआत में वांग जी को लगा था कि हाँ, विंग लैन चेरन को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ये समझते ही वो अपने ओमेगा की तरफ देखता है। उसका ओमेगा जो अभी एकदम येन आयरन के सामने था, वो अपने डार्क आइज से येन आयरन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हमला करने की, मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाने की। तुमने गलती कर दिया है मेरे प्यार पे, मेरे अपनों पर वार करके, और उसका सज़ा तुम्हें मिलेगा। ये कहकर वो अपने तलवार को आगे करते हुए कहता है, तुम्हारा अंत अब मेरे हाथों ही होगा येन आयरन। तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, बहुत लोगों को हर्ट किया है, मेरे अपनों को मुझसे छीनने की कोशिश किया है, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे बहन, सबको तुम्हारी लालच का शिकार होना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनको खोने वाला था। ये कहकर वो उस तलवार से धीरे धीरे उस येन आयरन की तरफ बढ़ते हुए वो चांद की तरफ देखता है। चांद जो पूरी तरीके से एकदम येन आयरन के ऊपर पड़ रहा था, और येन आयरन और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जो अब और लेट नहीं कर सकता था, चांद जो धीरे धीरे ढकने लगा था, ये देखकर ही वो अपने तलवार को बहुत टाइटली पकड़ते हुए आसमान में उड़ाता है। और उसकी रोशनी, चांद की रोशनी जो उस तलवार पे पड़ते ही, वो तलवार भी ठीक उसी तरह ही ग्लो करता है जिस तरह येन आयरन ग्लो कर रहा था, लाल कलर में। वो ग्लो करते ही जो विंग था, विंग उस तलवार को तुरंत ही एकदम येन आयरन की तरफ थ्रो कर दिया था। और येन आयरन की तरफ वो थ्रो करते ही वो तलवार डायरेक्ट जाके येन आयरन से टकराता है, और उस येन आयरन से उस तलवार के टकरार होने से एक ऐसा जोरदार ब्लास्ट होता है कि विंग भी वहां से इस ब्लास्ट की वजह से बहुत दूर जाके गिरने लगा था। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी तुरंत ही ना एकदम उड़कर विंग की तरफ जाने लगा था बहुत तेजी से। विंग जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, वो अपना पूरी ताकत यूज़ किया था उस तलवार को थ्रो करने की वजह से। इस वजह से उसकी पूरी ताकत ही चली गई थी, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी और भी स्पीडली उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए एकदम उसे अपने गोद में ले लिया था। विंग एक पेड़ में टकराने वाला था, उससे पहले ही वांग जी ने विंग को पकड़ लिया था। वो उसे अपने एकदम बाहों में ले लिया था। विंग जो बेहोश होने वाला था, वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उसे अपने बाहों में बहुत कस के पकड़ लिया था सिक्योरली। उसे लेकर वो वहाँ से दूर हटने लगा था, क्योंकि ब्लास्ट बहुत तेजी से हुआ था, तो ये विंग एंड वांग जी को लग सकता था। इसीलिए वांग जी विंग को लेकर वहाँ से दूर हट गया था। वो एक सेफ कॉर्नर में जाके नीचे उतरा था, और वो अपने ओमेगा को अपने गोद में टाइटली पकड़ लिया था। उसे लेकर तुरंत ही एकदम ज़मीन पे बैठ गया। वो उसके फेस को पकड़ लिया था। विंग ऑलरेडी बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने अपनी पूरी फोर्स यूज़ किया था, अपनी हीलिंग पैट्रिया की ताकत, और साथ ही साथ उस तलवार को हैंडल करना इतना आसान नहीं था। वो महाशक्ति से बना हुआ था, तो इस वजह से उसने अपनी पूरी फोर्स यूज़ किया था। उसकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी थी। ये देखकर विंग को वांग जी कस के पकड़ लिया था। उसके फेस को हिलाते हुए, उसे बुलाते हुए कहता है, विंग विंग विंग, तुम ठीक तो हो ना। ये कहकर वो उसके जो गाल था उसे सहलाने लगा था, उसे हिलाने लगा था, उसे शेक करने लगा था, लेकिन विंग कोई हलचल नहीं कर रहा था। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अभी भी अपने अपने ओमेगा को एकदम टाइटली पकड़ लिया था, जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई तुरंत ही अपने और पूरी जगह पे एक बहुत बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर दिया था, ताकि वो ब्लास्ट बाकी लोगों को हार्म ना कर पाए। तो वो ब्लास्ट होने के बाद जाके जो लैन ई था, लैन ई उस बैरियर को हटा दिया था। दूसरी तरफ जो बाउसन सेंडन थी, बाउसन सेंडन बैरियर हटे ही तुरंत ही विंग एंड वांग जी के पास आ गए थे, जहाँ पे जो विंग था, विंग बेहोश था, और वांग जी जो अपने अपने ओमेगा को हक किए हुए, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि विंग को क्या हुआ, विंग ठीक तो है ना। ये वो सोच रहा था, और साथ ही साथ वो अपने अपने ओमेगा को कस के हक करके रखा था अपने बाहों में, जहाँ पे बाउसन सेंडन तुरंत ही वहाँ पे आते ही वो विंग को चेक करने लगी थी, जहाँ पे वो विंग के स्टमक पे हाथ रखते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को उसे पास करने लगती है, उसे चेक करने लगती है ध्यान से। जहाँ पे जो वांग जी बाउसन सेंडन की तरफ देख रहा था, वो जानना चाहता था विंग को क्या हुआ है। जहाँ पे जो बाउसन सेंडन थी, बाउसन सेंडन उसे ध्यान से चेक करने के बाद वो उसके स्टमक में कुछ ना महसूस करते ही वो एकदम अपने आंखों को ओपन कर लिया था। वो विंग की तरफ देखने लगा। वो विंग की तरफ देखकर एक हॉरिबल लुक देते हुए कहता है, विंग वो वो मुझे महसूस नहीं हो रहा है, वो कह रही थी। और वांग जी जो ये समझ नहीं पा रहा था, वो बाउसन सेंडन की तरफ देखता है। बाउसन सेंडन जो मतलब थोड़ा सा घबराई हुई थी, वो तुरंत ही ऊपर उठ गया था, और उठने के बाद वो मैडम लैन की तरफ देखती है। मैडम लैन जो वहीं पे खड़ी हुई थी, और बाउसन सेंडन की बात को सुनकर वो भी घबरा गई थी, और वो उसकी तरफ देखने लगी, और वो कहती है, क्या वो सच में, जहाँ पे जो बाउसन सेंडन कहता है, मुझे वो फील नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि वो, जहाँ पे ये सुनकर ना जो मैडम लैन थी, मैडम लैन अपने सामने बाउसन सेंडन को देखते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोगों ने सब कुछ केयरफुली किया था ना। तो फिर जहाँ पे बाउसन सेंडन कहता है, वही तो, मुझे लगता है उसे ठीक से मुझे चेक करना पड़ेगा, उसकी ऊर्जा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी फ्यूचर में, ये सुनकर जो बाउसन सेंडन की बात को काटते हुए मैडम लैन कहती है, नहीं हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें उसे ध्यान से चेक करना होगा। ये सुनकर जो बाउसन सेंडन थी, वो अपने सिर को नोट करती है। ऊपर से उनकी कॉन्वर्सेशन जो वांग जी सुन रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने सामने बस दोनों को देखे जा रही थी, अपने माँ को और बाउसन सेंडन को, जहाँ पे जो बाउसन सेंडन थे, बाउसन सेंडन वांग जी की तरफ देखता है, और वो कहता है, वो ठीक है, बस उसे लेकर
लेकर तुम अभी के अभी महल वापस चलो। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी अपने सिर्फ सिर को नोट कर दिया था और वो उसे अपनी गोद में ले लिया था। वो उसे गोद में लेकर उड़कर एकदम डायरेक्ट महल की तरफ जाने लगा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसका ओमेगा ठीक है ना, वो यही सोच रहा था और वो डायरेक्ट महल की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ हम लैन ई की तरफ देखते हैं। लैन ई जो अभी वहीं पे खड़ी हुई थी और वो उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ वो येन आयरन था। वो येन आयरन खत्म हो चुका था और वहाँ पे एक पर्सन या फिर एक सोल खड़ा था जो अभी अपने सामने महारानी लैन ई को देख रहा था। जहाँ पे वासन सेंड्रन और जो मैडम लैन थी वो भी देखती है कि लैन ई वहाँ पे खड़ी थी। लैन ई जो उस सोल को देखते ही धीरे से हवा में उड़ते हुए उस सोल के सामने जाती है। वो सोल जो बहुत ही एकदम धीमा था, उसकी सोल पूरी तरीके से पहचानने भी नहीं आ रहा था। वो सोल अपने सामने लैन ई को देखते हुए कहता है, शुक्रिया महारानी, आपने मुझे मदद किया मुक्त होने में। मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने किया है, जिसका सज़ा आज मुझे मिला है, और मैं आशा करता हूँ कि अब उन दोनों की लाइफ बेटर होगी और वो खुश रहेंगे। ये कहकर वो धीरे धीरे गायब होते हुए कहता है, महारानी हो सके तो आप मेरे माफ़ी को उन दोनों की तरफ पहुंचा दीजिएगा। मेरी वजह से उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे मुक्ति मिल चुका है, आज़ादी मिल चुका है इस यन आयरन से, इस यन पावर से। ये कहते कहते वो वहाँ से गायब हो गया था। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई ये सुनती है, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जो यन दाओशी थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा सेनापति थे लैन ई का और एक ट्रस्टेबल पर्सन थे जो आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उनका सोल अब आज़ाद हो चुका था पूरी तरीके से। एंड ये देखकर जो लैन ई था, लैन ई एक गहरी सी ब्रीथ लेता है कि फाइनली उनका सेनापति अब पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका था। अब वो हेवन जा सकता है अपनी बाकी की लाइफ को वहाँ पे जीने के लिए। ये सोचकर ही लैन ई के फेस में स्माइल आ गया था। वो तुरंत ही नीचे आ गई थी जहाँ पे जो बासन सेनन था। बासन सेनन अपने पत्नी के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है उसे मुक्ति मिल गया है, अब वो अपनी ज़िंदगी हेवन में बिताएगा। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये चिंता मत करो। ये कहकर वो अब अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे विंग के अंदर उसकी ऊर्जा फील नहीं हो रहा है। ये सुनकर ई अपने सामने अपनी पत्नी को देखते हुए कहता है, क्या? जहाँ पे बासन सेनन कहता है, हाँ अगर ऐसा हुआ तो वो फ्यूचर में कभी भी मां नहीं बन पाएगा। अगर उसकी ऊर्जा उसे फील नहीं हो रहा है, अगर उसकी ऊर्जा खत्म हो गया है तो शायद उसके वूम में भी वो इफेक्ट किया है। मुझे लगता है वो कभी मां नहीं बन पाएगा अगर ऐसा हुआ। ये सुनकर बासन सेंडन की तरफ लैन ई देखता है और वो कहता है, नहीं हमें एक बार फिर से चेक करना चाहिए, तो शायद जल्दबाजी में चेक किया होगा। ये सुनकर जो लैन ई था, लैन ई अपने सिर को नोट करती है और वो कहती है, हाँ मैं वांगजी को उसे वहाँ से महल लेके जाने के लिए कहा है, हम एक बार चेक करते हैं वहाँ पे जाके। ये सुनकर लैन ई नोट करती है और वो तीनों ही वहाँ से डायरेक्ट महल की तरफ आ गए थे। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को लेकर महल वापस आ गया था। महल वापस आते ही वो उसे अपने रूम पर लेके चला गया था। वो अभी भी अपने ओमेगा को कस के पकड़ के रखा था सिक्योरली अपने बाहों में। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। पता नहीं लैन ई की बातों को सुनकर, आई मीन बासन सेनन की बातों को सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, डर लगा, क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना। यही सोचते हुए वो अपनी वाइफ को एकदम अपने कमरे पर लाकर उसे बेड पर लेटा दिया था। तभी वहाँ पे तीनों लोग एक ही साथ अपेयर हो जाते हैं, बासन सेनन, लैन ई और मैडम लैन। जहाँ पे जो बासन सेनन थी वो तुरंत ही एकदम विंग के पास आ गई थी एंड लैन ई भी, मैडम लैन भी, वो तीनों ही बेड पर बैठ गए थे और वो विंग के सामने आ गए थे। लैन ई ने अपने हाथ में विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा और बासन सेनन अपने हाथ को विंग के स्टमक पे रखा और मैडम लैन वहीं पे बैठी हुई थी। वो उन दोनों को देखे जा रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था और उन तीनों की घबराहट को देखकर वांगजी घबरा जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ है, विंग ठीक तो है ना। वो यही सोच रहा था कि क्या हुआ है। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई और बासन सेनन विंग को बहुत देर तक चेक करती है। उसके बाद जो बासन सेनन थी वो अपनी आंखों को खोलती है और लैन ई भी, लैन ई जो बासन सेनन की तरफ देखता है और बासन सेनन लैन ई की तरफ, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने सिर को सिर्फ नाम में हिलाते हैं। जहाँ पे जो बासन सेनन थी, बासन सेनन अपने हाथ को विंग के स्टमक से हटाते हैं और वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी जो मतलब अपने सामने उन दोनों को देख रहा था कन्फ्यूजिंगली। जहाँ पे बासन सेनन उठकर वांगजी के सामने आके खड़ा होती है और वो वांगजी से कहती है, वांगजी, ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए विंग के पास लाती है और वो विंग के सामने से बिठाते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, तुम दोनों की जो आंश है मुझे वो महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनकर वांगजी की तरफ, आई मीन वांगजी कन्फ्यूजिंगली बासन सेनन की तरफ देख रही थी। बासन सेनन उसे समझाते हुए कहती है, तुम दोनों के मिलन के साथ साथ तुम्हारे और विंग के यिंग एंड यांग के साथ साथ एक और एनर्जी पैदा हुआ था जिसे तुम कह सकते हो कि तुम दोनों का अंश है या फिर तुम दोनों की बेबी। ये कहकर वो उसकी तरफ देखते हैं और ये वर्ड सुनकर ही जो वांगजी था, वांगजी अपने सामने बासन सेनन को देखने लगी थी शॉकिंगली। जहाँ पे जो बासन सेनन थी, बासन सेनन कहती है, तुम्हारी और उसकी ताकत मिलने के साथ महाशक्ति बनी थी और साथ ही साथ वो एनर्जी जो छोटा सा एनर्जी है वो तुम दोनों का अंश था। हमने पूरी कोशिश किया था कि तुम्हारे अंश को हम बचा पाए। हमें पता था कि तुम दोनों के मिलन के साथ साथ तुम्हारा अंश भी जन्म लेगा। इसी वजह से हमने बहुत केयरफुली सारी चीज़ें किया था। उस टाइम को जब विंग उस तलवार को उठा रहा था, मैंने तुम्हारे अंश को सामने इसलिए रखने के लिए कहा था ताकि वो उस तलवार को पकड़ पाए और साथ ही साथ तुम्हारा अंश भी उस तलवार के साथ कनेक्ट हो पाए, क्योंकि वो तलवार दोनों पावर के साथ तैयार हुआ है। तुम्हारा अंश जो हीलिंग पैट्रियार्क और तुम्हारे पावर से जुड़ा है, इस वजह से मैंने उसे सामने रखा था और साथ ही साथ मैं उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा था ताकि तुम्हारे अंश को कुछ ना हो। तुम्हारा अंश बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत पावर थी, पर
पर पता नहीं अब मैं उसके अंश को, तुम्हारी अंश को महसूस नहीं क्यों कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है जब वो येन आयरन को ख़त्म करने के लिए अपने आप पूरी फोर्स यूज़ किया था, तब शायद तुम्हारा अंश वो पावर झेल नहीं पाया था, क्योंकि ऑलरेडी वो उस तलवार को पकड़ने की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया था। इस वजह से शायद वो बच नहीं पाया, वो अंश ख़त्म हो गया है। और साथ ही साथ शायद विंग का वूम भी, ये कहकर वो शांत हो गई थी। एंड ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो अपने सामने विंग को देख रहा था, जहाँ पे बासन सनट कहती है, मैंने पूरी कोशिश किया था उसे बचाने की, पर मैं शायद नहीं कर पाया। ये कहकर वो शांत हो गई थी। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपनी भूमिका को देख रहा था। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई जो वहाँ से उठ गई थी बेड से, वो वांगजी के सामने आती है। वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हमें माफ़ करना। ये कहकर वो मैडम लैन की तरफ देखती है, जहाँ पे मैडम लैन जो खुद भी उठ चुकी थी, वो अपने बेटे के सामने आ गई थी। जहाँ पे लैनी और बासन सैनन उनसे थोड़ा दूर हट गई थी। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, उनका अंश, उनका बच्चा, वो अब नहीं रहा। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे जो बासन सैनन थी, बासन सैनन, लैन ई और मैडम लैन विंग की और वांगजी की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि वांगजी को अभी थोड़ा अकेला टाइम चाहिए, क्योंकि ये शॉक्ड वांगजी के लिए कम नहीं था। इसीलिए वो तीनों ही वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग अभी भी लेटा हुआ था, और वांगजी जो उसे देखे जा रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे। वो अपने ओमेगा के सामने आकर बैठ गया था। वो अपने हाथ को विंग के फेस पे रखता है, उसके फेस को सहलाते हुए कहता है, विंग। ये कहकर वो अपनी ओमेगा के फेस के करीब आता है और वो उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि हमारा अंश तुम्हारे स्टमक में था। ये कहकर वो उसके स्टमक पे हाथ फेरते हुए कहता है, पर मैं नाकामयाब रहा हमारे अंश को बचाने के लिए, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो अपनी आंखों से आंसू और नहीं रोक पाया, वो रो दिया, क्योंकि उनका अंश उनसे छिन चुका था। और विंग वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगा। ये दर्द कम नहीं था उसके लिए और विंग के लिए। यही सोचकर वो एकदम विंग को अपनी बाहों में ले लिया था, उसे हक कर लिया था, उसे टाइटली पकड़ लिया था, और वो भी एकदम बेड पर लेट गया था, उसे टाइटली हक करते हुए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो साइलेंटली रो रहा था। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। गाइस 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 गाइस, डोंट वरी यार, ट्विस्ट के लिए इंतजार करो, और अब शायद कल ही इसका लास्ट पार्ट आएगा। जस्ट वेट एंड सी, ओके। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट में बताना। गाइस मैंने बहुत मेहनत की है स्टोरी में, तो प्लीज़ प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, अपने दीदी को थोड़ा सा खुश तो कर सकते हो ना कमेंट करके, प्लीज़ यार। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।